हेलो सर। भाई आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी तक कनेक्ट नहीं किया है, प्लीज उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि कनेक्ट कर ले, क्योंकि 10 मिनट के बाद, मतलब 10:10 के बाद किसी की 11 मिनट पे भी कोई रिक्वेस्ट डालेगा तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हेलो सर। हेलो सर। यस, बोलिए भाई। सर जो ऑनलाइन कर रहा है उसको भी ऑफलाइन ही मेंशन करना है ना फॉर्म में। यस।
चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट के यानी कि कल के सेशन के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, मैंने आप लोगों को क्या एक्सप्लेन किया था। तो कल के सेशन के अंदर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होते हैं, पाइथन के अंदर वेरिएबल और डेटा टाइप का आप कैसे यूज करते हैं, किसी भी वेरिएबल स्ट्रिंग को आप कैसे प्रिंट करवाते हैं, राइट, टाइप कास्टिंग क्या होता है, राइट, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसके ऊपर से हमने एक दो एग्जाम्पल्स किए थे। फिर हमने सीखा था कि यूजर से वैल्यू कैसे लेते हैं इनपुट की मदद से, वो सारी चीजें मैंने कल के सेशन में आपको एक्सप्लेन की थी, राइट। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लेवल अप जाएंगे। क्या करेंगे, एक लेवल, मतलब कल जहां पे स्टॉप किया था उससे हम लोग आज आगे बढ़ेंगे, रिज्यूम करेंगे हमारा वर्क। चलिए, तो सबसे पहला सवाल मैंने यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन शेयर कर दी है। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? प्रॉपरली वॉइस आ रही है सभी को? यस सर। थैंक यू। स्क्रीन सभी लोगों को शेयर है, प्रॉपर विजिबल है स्क्रीन? यस सर। ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो आज सबलाइन टेक्स्ट ओपन कर लेते हैं। ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, हमारा प्रोजेक्ट ओपन कर देते हैं। फाइल, ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप, और क्या रखा फोल्डर का नाम? ऐसा ही? ओके, यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए ये आ गया हमारा ऐसा ही। डन, ठीक है। चलिए, अब हम लोगों को क्या है, कल मैंने आप लोगों को क्या करना सिखाया था कि हम लोगों ने यूजर से वैल्यू ली थी, और उन वैल्यू का मैंने आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करके बताया था। अब आज के सेशन में सबसे पहला एग्जांपल मुझे क्या करना है, तो मुझे एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करवाने हैं। समझिए, मुझे एक फाइल बनानी है। यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया और मैंने एक न्यू फाइल बना दी है, और उस फाइल का नाम मैंने दे दिया है मार्कशीट डॉट पी। ठीक है। अब मुझे इसके अंदर करना क्या है, तो मुझे एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करवाने हैं। क्या करना है, मुझे एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करवाने हैं, उसके टोटल मार्क्स निकालना है और परसेंटेज निकालना है। क्या करना है, मुझे एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करवाने हैं, उसका टोटल मार्क्स निकालना है और परसेंटेज निकालना है। तो चलिए, आप लोगों में से मुझे कोई बताएगा मुझे कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी ये एग्जाम्पल करने के लिए? 7। ऑब्वियसली कितने? 7 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। मैंने क्या कहा, मुझे एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करवाने हैं, तो 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करने के लिए 5 वेरिएबल। फिर मैंने कहा कि मुझे टोटल मार्क्स कैलकुलेट करना है, तो टोटल मार्क्स स्टोर करने के लिए 1 वेरिएबल। फिर मैंने कहा कि परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज स्टोर करने के लिए 1 वेरिएबल। मतलब हमको टोटल 7 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी वेरिएबल की बात आती है ना, तो सभी लोग क्या करते हैं, ए बी सी डी ऐसे ही वेरिएबल लेते हैं, लेकिन ऐसा वेरिएबल लेना नहीं चाहिए। अभी तक हम लोग सीख रहे थे, इसलिए हमने ऐसे वेरिएबल का यूज किया, लेकिन अब प्रॉपरली वेरिएबल का नाम लिखना है। बड़ा नाम हो तो भी बड़ा लिखिए, पर पूरा नाम लिखना है वेरिएबल का, राइट। तो सबसे पहले मान लीजिए कि मुझे मैथ्स के मार्क्स स्टोर करवाने हैं। मैंने लिख दिया INT इनपुट, यहाँ पे लिख देंगे एंटर मार्क्स ऑफ मैथ। एंटर करा दिया आपने, तो मैथ्स के मार्क्स एंटर करा के आपने मैथ्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिए। ठीक है, उसी तरह से मुझे बाकी सब्जेक्ट के चाहिए, तो हम लोग ऐसे कर लेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे पूरा लिखना है आपको, इंग्लिश के मार्क्स मैंने एंटर कराए, जावा के मार्क्स एंटर करवा दिए। मैंने क्या कहा, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करवाने, तो 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हम लोग एंटर करा देते हैं। जैसे लिख दिया मैंने 5, लेकिन अलाइनमेंट प्रॉपर रखे, ताकि अगर आपकी कोई गलती हो तो आपको पता चल जाए। देखिए लाइन पे हो गया। अब एंटर मार्क्स ऑफ मैथ्स, एंटर मार्क्स ऑफ इंग्लिश,
जावा, PHP, पाइथन। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करा के 5 वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। अब मुझे क्या निकालना है, टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स निकालने के लिए सबका सम करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, मैंने वेरिएबल का नाम ले लिया। अब स्पेस नहीं रख सकते, स्पेस जैसा दिखाना है तो अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। तो मैंने लिख दिया टोटल मार्क्स इज इक्वल टू मैथ प्लस इंग्लिश प्लस जावा प्लस PHP प्लस पाइथन। हो गया। इसको प्रिंट कराना है तो प्रिंट करवा देंगे आप, राइट। मैंने कल ही आपको बताया था कि कैसे प्रिंट करा सकते हैं। आज थोड़े बहुत सारे एग्जांपल करेंगे तो हमारे फंडामेंटल और क्लियर हो जाएंगे। टोटल मार्क्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे कोमा करके, टोटल मार्क्स हो गया। फिर परसेंटेज निकालना है। चलिए आप लोगों में से कोई बताएगा परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम लोग। total marks divided by number of subjects. ऑब्वियसली बात है, परसेंटेज निकालने का सिंपल तरीका है, टोटल मार्क्स, जितने मार्क्स आए हैं उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स से। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल मार्क्स देखिए मैंने लिखा परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल मार्क्स किसके अंदर है, तो टोटल मार्क्स नाम के वेरिएबल में, डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो हमने कितने सब्जेक्ट लिए, 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, 6 लिए होते तो 6, 3 लिए होते तो 3। क्या होता है, तो परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, तो टोटल मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो हमारे टोटल मार्क्स किस में थे, तो इसके अंदर से आपने लिखा डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट लिए हमने, 5, तो डिवाइड बाय आपने लिख दिया 5। इसको प्रिंट कराना है, प्रिंट करा लीजिए। परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो गया है, PER। डन, चलिए हो गई फाइल रेडी। अब आपको इसको रन करना है तो हम लोग रन करके देख लेते हैं। तो SI के अंदर में चले गया, यहाँ पे रन करूंगा, ऊपर जाके CMD, ठीक है, पाइथन, फाइल का नाम मार्कशीट, रन करेंगे। देखिए एंटर मार्क्स ऑफ मैथ, तो आपने एंटर कर दिया 50, 60, 70, 80, 90। तो देखिए आ रहा है टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 350 एंड परसेंटेज इज इक्वल टू 70। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। मैंने क्या किया, कैलकुलेशन हम लोग अभी सीख रहे हैं। क्या करते हैं, कैलकुलेशन सीख रहे हैं कि भाई कैलकुलेशन वाले एग्जांपल हो तो कैसे किए जा सकते हैं। तो ये क्या था एग्जांपल कि एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करवाना है, टोटल मार्क्स निकालना है और परसेंटेज निकालना है। तो हम लोगों ने इस तरह से कर लिया। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं और आगे बढ़ते हैं ताकि और ज्यादा क्लियर हो। तो मैंने एक फाइल बनाई है si.py, सॉरी, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने क्या किया, मैंने किसी बंदे को मान लो कि 10,000 रुपए उधार दिए। समझिएगा क्या किया है मैंने, मान लो कि मैंने किसी बंदे को 10,000 रुपए उधार दिए हैं, ठीक है। कितने साल के लिए, तो बोले 2 साल के लिए। और कितने टका से, तो बोले 3% रेट से। तो मुझे कैलकुलेट करना है कि उसका इंटरेस्ट कितना हुआ। और मैंने क्या किया, किसी बंदे को 10,000 रुपए उधार दे दिए। क्या किया है, किसी बंदे को 10,000 रुपए उधार दे दिए। कितने साल के लिए, तो 2 साल के लिए। और कितने परसेंट रेट से, तो बोले 3% से। तो अब सवाल है कि उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें। आई रिपीट, मैंने एक बंदे को 10,000 रुपए दिए हैं, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, और 3% रेट से। तो उसका इंटरेस्ट कितना हुआ मुझे कैलकुलेट करना है। तो चलिए आप लोगों में से मुझे कोई बता सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। PRN by 100. ऑब्वियसली सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है PRN डिवाइड बाय 100। तो चलिए इस फॉर्मूले को देखकर बताइए कि इस फॉर्मूले के अंदर कितने वेरिएबल का यूज हुआ है। 3. समझिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, PRN बाय 100। P मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट, R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, N का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। तो जब आप फॉर्मूले में देखोगे तो फॉर्मूले में 3 वेरिएबल का यूज हुआ है। इसका मतलब क्या कि यूजर से आपको 3 वैल्यू एंटर करवानी पड़ेगी। तो सिंपल इंटरेस्ट का एग्जांपल करने के लिए आपको 4 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूले में जितने वेरिएबल होते हैं उससे आपको एक ज्यादा वेरिएबल लेना होता है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आंसर स्टोर करने के लिए, राइट। तो मुझे क्या है, मेरा ये फॉर्मूला है। जैसे पाइथन में आपको नहीं पता हो तो कमेंट करने के लिए हम लोग हेल्स का यूज करते हैं। तो आप फॉर्मूला लिख दीजिए ताकि आपको याद रहे कि आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूले के अंदर आप देखेंगे, भाई किसका अनम्यूट है, युक्ता मैडम, युक्ता सीधा म्यूट रखिए, हेल्स रिमूव कर दिया जाएगा लिस्ट में से। इन पर मुझे क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, PRN बाय 100। तो इस फॉर्मूले के अंदर 3 वेरिएबल का यूज हुआ है, मतलब यूजर से हमको 3 वैल्यू एंटर करवानी है, राइट। तो 3 वैल्यू समझिएगा।
फॉर्मूले के अंदर जितने वेरिएबल हो उतनी वैल्यू आपको यूजर से एंटर करवानी होती है, राइट। तो पहला है पी, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ अमाउंट। अब फॉर्मूले के अंदर वेरिएबल का नाम पी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी वेरिएबल का नाम पी ही रखना पड़ेगा, उसकी जगह आप कुछ और रख सकते हैं। जैसे मैंने रखा अमाउंट, आपको अमाउंट एंटर करवानी है तो क्या लिखेंगे, INT इनपुट, और उसके अंदर आप मैसेज दे देंगे, क्या दे देंगे, मैसेज एंटर द अमाउंट, आ गया। फिर आपको क्या एंटर करवाना है, आर, आर मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप वेरिएबल का नाम दे दीजिए आर, रेट, हो गया। लिख देंगे इनपुट, क्या लिख देंगे आप, इनपुट, एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, आएगा एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, आ गया। फिर क्या है, एन, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, तो आप ईयर ले लीजिए। तो वेरिएबल का नाम ऐसा लेना है कि आपको तुरंत पता चल जाए कि इसके अंदर क्या स्टोर है, ईयर, तो मैंने लिख दिया INT इनपुट एंटर ईयर्स, हो गया। तो मैंने क्या कहा, मुझे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, PRN/100। मतलब आप फॉर्मूले में देखेंगे तो आपको पता चलेगा 3 वेरिएबल का यूज हुआ है। तो फॉर्मूले में जितने वेरिएबल होते हैं उतनी वैल्यू आपको यूजर से एंटर करवानी पड़ती है, और आपको एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना होता है आंसर स्टोर करने के लिए। तो मैंने ले लिया जैसे SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले फॉर्मूला क्या था, PRN/100। तो P के लिए हमने क्या लिया है, वेरिएबल अमाउंट, तो वहां पे P की जगह क्या लिखेंगे, अमाउंट। R के लिए हमने क्या लिया है, वेरिएबल रेट, तो क्या लिखेंगे, रेट। और N के लिए हमने वेरिएबल का नाम क्या लिया, ईयर, तो हम लोग क्या लिख देंगे, ईयर। फिर डिवाइड बाय क्या लिख देंगे, 100, हो गया PRN/100। लेकिन इस तरह से लिखेंगे तो इसमें एक प्रॉब्लम है। आप देखो फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये 100 किसी एक के नीचे नहीं, PRN तीनों के नीचे 100 है। लेकिन जब आप ऐसा लिखोगे तो आपका जो पाइथन है वो समझेगा कि आपने ये 100 है ना, वो खाली ईयर के नीचे रखा है। तो 100 ईयर के नीचे नहीं, ये तीनों के नीचे है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे राउंड ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, राउंड ब्रैकेट। आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो इस तरह से आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया, मैंने क्या लिखा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कॉमा करके ऐसे आ गया। तो मुझे क्या करना था, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला PRN/100। तो फॉर्मूले के अंदर 3 वेरिएबल थे, तो मैंने 3 वैल्यू एंटर करवा दी और फॉर्मूले में रख दिया और कैलकुलेशन किया। देखिए अब इसको आपको रन करके देखिए, SI.PHP, सॉरी SI डॉट आ गया, आ गया। एंटर द अमाउंट, मान लीजिए मैंने एंटर किया 10,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 600 रुपीज। क्या आ रहा है, 600 रुपीज, दिख रहा है। तो इस तरह से आप सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूले को समझिए, अभी थोड़े और हम लोग बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे तो आपका दिमाग एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, Ctrl+S। अब मुझे क्या करना है पता है, यहाँ पे मैंने फाइल बनाई area.py, पेंट में आ गया। मुझे क्या करना है बताया, मुझे सर्कल का एरिया निकालना है। क्या निकालना है, सर्कल का एरिया निकालना है, राइट। तो चलिए आप लोगों में से कोई बताएगा मुझे कि सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पायर स्क्वायर। पायर स्क्वायर, पायर स्क्वायर, ठीक है। सर्कल का मुझे एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन आप लोग बताइए क्या कीबोर्ड से हम लोग पाई लिख सकते हैं, नहीं। सिंपल समझना, सर्कल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। बट कीबोर्ड से हम लोग पाई नहीं लिख सकते, तो हम लोग उसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, पाई की वैल्यू लिखनी पड़ेगी 3.14, लिख दिया आपने। फिर क्या लिखा है, पाई आर स्क्वायर। तो क्या कीबोर्ड से हम लोग आर स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं। कीबोर्ड से हम लोग स्क्वायर भी नहीं लिख सकते, इसलिए हम लोग उसको 2 बार ऐसे आर लिखेंगे। देखिए ये हुआ फॉर्मूला। अगर क्यूब होता तो 3 बार आर लिखते, क्वाड होता तो 4 बार लिखते। समझ में आ रहा है। तो सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। क्या है, सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। बट पाई आप कीबोर्ड से नहीं लिख सकते, इसलिए आपने उसकी जगह वैल्यू लिख दी। और आर स्क्वायर, स्क्वायर भी नहीं लिख सकते, इसलिए आपने 2 बार आर लिख दिया है। क्या लिख दिया है, 2 बार आर लिख दिया है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया है, तो आपका फॉर्मूला बन गया है 3.14 आर इंटू आर। चलिए तो मुझे बताइए इसमें, इस फॉर्मूले के अंदर कितने वेरिएबल का यूज हुआ है, कौन बताएगा। 2, 1 एक वेरिएबल 1 1 2 3 1 देखिए इस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज हुआ, जो 3 गिन रहे। तो ये तो वैल्यू है, 3 तो चीजें ही है वहां पे।
वैल्यू को हम लोग वेरिएबल में नहीं गिनते, तो 3.14 तो न्यूमेरिक है, वो नहीं आएगा। उसके अलावा हमको 2 आर दिखते, तो जब 2 आर दिखते हैं तो लोग क्या सोचते हैं कि 2 वेरिएबल है। अरे भाई वेरिएबल एक ही है, उसका 2 बार यूज हुआ है। क्यूब लिखता तो क्या 3 वेरिएबल होते, क्वाड लिखता तो क्या 4 वेरिएबल होते? नो, वेरिएबल एक ही है, लेकिन उसका यूज कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला क्या है? 3.14 इंटू आर इंटू आर। तो 3.14 तो एक वैल्यू है, उसके बचे कितने? 2 आर, लेकिन आर ही है, तो इस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल का यूज हुआ है, राइट। तो इस प्रोग्राम को करने के लिए मुझे 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। जो आर होता है, आर का मतलब होता है रेडियस। क्या होता है? आर का मतलब होता है रेडियस। आपने गुजराती क्या हिंदी में कहिए तो त्रिज्या। समझ में आ रहा है? तो फॉर्मूला क्या है? 3.14 आर इंटू आर। तो फॉर्मूले में हमको देख के 2 वेरिएबल लगता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, वेरिएबल एक ही है, लेकिन उसका यूज 2 बार हुआ है। तो वेरिएबल फॉर्मूले में वेरिएबल एक है, मतलब यूजर से मेरे को एक वैल्यू एंटर करानी पड़ेगी और एक आंसर स्टोर करने के लिए वेरिएबल लेना पड़ेगा। मतलब प्रोग्राम के लिए मुझे 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। कैसे? चलिए, तो पहले मैंने लिख दिया, पूरा नाम लिख दिया रेडियस इनपुट, एंटर दी रेडियस, ऐसा लिख दिया। हो गया? ठीक है। फिर फॉर्मूला आपको निकालना है, तो एक वेरिएबल तो आ गया, दूसरा आंसर स्टोर करने के लिए मैंने ले लिया एरिया। तो पाई की वैल्यू क्या है? 3.14 इंटू आर। तो आर के लिए हमने क्या लिखा हुआ है? रेडियस इंटू रेडियस। हो गया। अब इसको मुझे प्रिंट कराना, बस 2 लाइन का ही था। तो अब यहाँ पे प्रिंट करा दीजिए। प्रिंट एरिया ऑफ अ सर्कल। क्या है? एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू एरिया। चलिए, हो गया। इसको रन करके देखिए आप, एरिया डॉट पी वाई को रन करते हैं। एंटर द रेडियस, मैंने एंटर किया 5, तो देखिए आंसर आ रहा है 78.5। मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर करेक्ट है। अगर किसी को डाउट लगता हो कि सही है या नहीं, तो वो अपने मोबाइल में या किसी में कैलकुलेटर करके देख सकता है। हमको पाइथन पे पूरा भरोसा है, जिसको डाउट लगे वो कैलकुलेट करके देख सकता है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं, ताकि और हमारे फंडामेंटल क्लियर हो जाए। चलिए, मैंने यहाँ पे एक ले लिया है ट्राइंगल। क्या ले लिया है? ट्राइंगल। चलिए बताइए, तो ट्राइंगल એટલે ગુજરાતીમાં કહેવાય ત્રિકોણ या त्रिभुज। तो इसका मुझे एरिया निकालना है, तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाय 2। ऐसा होता है। और कोई? 1/2 गुणिया बेस हाँ, इंटू तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर इसका फॉर्मूला हम लोग देखेंगे तो half इसमें base into altitude. यस, इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। ऐसा होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इस तरह से ट्राइंगल का एरिया अगर आप फाइंड करने जाएंगे तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से आता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए, फिर उसको सिंपल करिए, राइट। फिर उसके अंदर देखिए कितने वेरिएबल है। तो 1/2 को मैं क्या लिख देता हूँ? 0.5। हो गया। क्या लिख दूंगा? 0.5। फिर हम लोग लिख देंगे बेस, फिर लिख देंगे हाइट। हो गया। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, क्या बन गया है? आपका फॉर्मूला बन गया 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट। तो चलिए इस फॉर्मूले को देखकर बताइए कि इसके अंदर कितने वेरिएबल का यूज हुआ है? 2. तो ये वेरिएबल का यूज हुआ है। 0.5 मत गिना, ये वैल्यू है। उसके अलावा कितना वेरिएबल है? बेस एंड हाइट। मतलब यूजर से मुझे 2 वैल्यू एंटर करवानी है, और इस प्रोग्राम को करने के लिए मुझे 3 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, एक आंसर स्टोर करने के लिए और एक बेस और हाइट स्टोर करने के लिए, राइट। तो चलिए एग्जाम्पल पे देखते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, कंट्रोल एस, फाइल का नाम दे दिया try.py। आ गया। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मुझे इसमें क्या करना है? बेस एंटर करवाना है। तो मैंने लिखा बेस, INT इनपुट। यहाँ पे आप लिख देंगे एंटर बेस, राइट। फिर आपको क्या चाहिए? हाइट चाहिए, तो आप क्या लिख देंगे? हाइट। तो इसमें भी आ जाएगा INT इनपुट एंटर हाइट। क्या आ जाएगा? एंटर हाइट। हो गया। अब आपका फॉर्मूला मुझे निकालना है एरिया, तो मैं क्या करूंगा? 1 मतलब 0.5। क्या आएगा? 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट। हो गया। अब इसको आप प्रिंट करा के देखेंगे, तो प्रिंट में क्या लिखेंगे आप? यहाँ पे तो कुछ भी मैसेज दे सकते हैं कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल, क्या लिख देंगे यहाँ पे? एरिया। देखिए हो गया प्रिंट। रन करके देखिए try.py, पाइथन आ गया। यहाँ पे लिख दूंगा मैं, आ गया। देखिए एंटर, मैंने डाला 5, डाला 10, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 50 डिवाइड बाई 2 मतलब क्या आएगा? 25। तो देखिए हमको यहाँ पे हमारा आंसर मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमको? हमारा यहाँ पे आंसर मिल रहा है। एक मिनट, एक होगा आ गया।
चलो मुझे मिल रहा है आंसर यहाँ पे, राइट। तो इस तरह से आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने क्या कैलकुलेट किया, सर्कल का एरिया कैलकुलेट किया, ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट किया। आप अगर घर से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको 2 एग्जांपल्स और देता हूँ, राइट। 2 एग्जांपल्स और देता हूँ, वो करना आपको क्या करना है घर से करने के लिए, आप स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं, स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं। स्क्वायर का एरिया निकालिए। फिर दूसरा आप अगर करना चाहते हो तो लंबचौरस, रेक्टेंगल का एरिया, इनका भी एरिया निकालिए। फॉर्मूला आप नेट से कॉपी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता हो तो। किसका, तो स्क्वायर का एरिया निकालना है, ठीक है। जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, फिर क्या है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है मुझे। किसका निकालना है, रेक्टेंगल का। तो मैंने आप लोगों को सर्कल का एरिया निकाल के बताया, मैंने आप लोगों को ट्राइंगल का एरिया निकाल के बताया। अब आप लोगों को घर से क्या करना है, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, ताकि और आपके फंडामेंटल और ज्यादा क्लियर हो सके। चलिए अब एक लेवल हम लोग और आगे जाते हैं। अब मुझे क्या करना है, आए यहाँ तक समझ में। तो हम लोगों ने अभी तक क्या किया, हम लोगों ने एक मार्कशीट बनाई, बराबर। एक स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कराए, उसका टोटल मार्क्स और परसेंटेज कैलकुलेट किया। सेकंड एग्जांपल में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं वो कैलकुलेट किया। फिर मैंने आपको सर्कल का एरिया निकाल के बताया, ट्राइंगल का एरिया निकाल के बताया, स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया आपको खुद को निकालना है। अब इसके बाद हम लोग एक लेवल आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर चलिए, अगर मैं आपको पता होगा कि भाई अगर हम लोग मार्केट में आलू या टमाटर लेने जाए, तो आलू या टमाटर मतलब पोटैटो और टोमेटो वगैरह किसमें मिलते हैं। पोटैटो आप लेने जाओगे तो वो किलोग्राम में मिलते हैं, केजी में मिलते हैं। अगर आप टमाटर लेने जाओगे तो, टोमेटो लेने जाओगे तो वो भी आपको किसमें मिलेंगे, केजी में मिलेंगे। किसमें मिलेंगे, केजी में। लेकिन आप मान लो कि पेट्रोल लेने जाओ तो आपको मिलेगी लीटर के अंदर। किसमें मिलेगा, लीटर के अंदर। समझिए, देखो हर चीज को मापने का यूनिट अलग अलग होता है। अगर आप मार्केट में जाओगे और टमाटर या आलू लोगे तो वो आपको किलोग्राम में मिलेंगे। पेट्रोल वगैरह लेने जाओगे तो आप किसमें मिलेगा, लीटर में मिलेगा, बराबर। अगर बनाना वगैरह लेने जाओगे तो वो आपको किसमें मिलता है, दर्जन में मिलता है। किसमें मिलता है, दर्जन में मिलता है, राइट। तो उसी तरह से मैंने कहा कि केले और टमाटर किसमें मापते हैं हम लोग, किलोग्राम में। पेट्रोल, ऑयल, डीजल हम लोग किसमें मापते हैं, लीटर में। बनाना हम लोग किसमें मापते हैं, दर्जन में। तो उसी तरह से अब मुझे क्या करना है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हम लोग किसमें मापते हैं, कौन बताएगा। सेल्सियस और फ़ारेनहीट में। ऑब्वियसली बात है, जैसे आलू और हम लोग क्या है, मैंने कहा कि जैसे टमाटर और आलू हम लोग लेने जाएंगे तो किलोग्राम में मापा जाता है आलू और टमाटर को। पेट्रोल, ऑयल, डीजल लेने जाओगे तो उसको लीटर में मापा जाता है। केले यानी कि बनाना लेने जाओगे तो उसको दर्जन में मापा जाता है। उसी तरह से अगर टेम्परेचर को मापना है तो टेम्परेचर को आप डिग्री सेल्सियस में भी माप सकते हैं। इसमें माप सकते हैं डिग्री सेल्सियस में, मतलब सेल्सियस में टेम्परेचर 2 में मापा जाता है, सेल्सियस में भी माप सकते हो और उसको आप फ़ारेनहाइट में भी माप सकते हो, ऐसा, राइट। तो टेम्परेचर को मापने के लिए 2 यूनिट का यूज होता है। सेल्सियस मतलब आप टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में भी माप सकते हैं या टेम्परेचर को हम लोग फ़ारेनहाइट में भी माप सकते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, अब 2 एग्जांपल करने हैं। कौन कौन से, तो पहला एग्जांपल में हम लोगों को क्या करना है, यूजर से टेम्परेचर एंटर करवाना है सेल्सियस में और उसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। और दूसरा एग्जांपल क्या करना है, मुझे यूजर से टेम्परेचर एंटर करवाना है फ़ारेनहाइट में और उसको कन्वर्ट किसमें करना है, सेल्सियस में। किसमें कन्वर्ट करना है, सेल्सियस के अंदर। आया सभी लोगों को समझ में। मुझे क्या करना है, यूजर से टेम्परेचर एंटर करवाना है। क्या करवाना है, टेम्परेचर एंटर करवाना है किसके अंदर, सेल्सियस में। फिर उसको मुझे कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। फिर मुझे क्या करना है, अगेन अब यूजर से, दूसरे एग्जांपल में यूजर से टेम्परेचर एंटर करवाना है फ़ारेनहाइट में और उसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। तो चलिए हम लोग पहले फर्स्ट एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल पहले हम लोग समझते हैं कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा। 1.8 into C plus 32। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32, ये फॉर्मूला होता है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला होता है 9/5 इंटू C प्लस 32। लेकिन 9/5 मैंने कहा ना, जब भी आपको फॉर्मूला मिले पहले उसको सिंपल करिए। तो 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.8। तो क्या हो गया, 1.8 इंटू C प्लस 32। तो आपका ये फॉर्मूला हो गया। समझना, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है, 9/5 इंटू C प्लस 32। लेकिन 9 को 5 से डिवाइड करेंगे आंसर, तो आंसर क्या आएगा 1.8। तो हमने लिख दिया 1.8, राइट। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, 1.8 इंटू C प्लस 32। चलिए तो इस फॉर्मूले को देख के कौन बताएगा कि इस फॉर्मूले के अंदर कितने वेरिएबल का यूज हुआ है। 1। ऑब्वियसली
उस फॉर्मूले के अंदर ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज हुआ है। कुछ लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे कि सर 2 वेरिएबल है, तो कुछ लोग लेफ्ट साइड में भी देख रहे होंगे, तो फॉर्मूले में कभी लेफ्ट साइड में नहीं देखना होता है, जो राइट साइड होता है ना वही आपका फॉर्मूला है। आया समझ में? मतलब आपका इतना ही फॉर्मूला है, देखो ये इतना, समझ में आ रहा है? लेफ्ट साइड में नहीं देख रहा, तो इसमें आप देखोगे तो 1.8 क्या है, तो 1.8 तो वैल्यू है, 1.8 क्या है, वो तो वैल्यू है, 32 भी क्या है, वैल्यू है, तो सी सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो इस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल का यूज हुआ है। मतलब इस प्रोग्राम को करने के लिए मुझे 2 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। कितने वेरिएबल की? 2। चलिए एग्जाम्पल करके देखते हैं। यहाँ पे आ गया, राइट क्लिक किया मैंने, न्यू फाइल, फाइल का नाम दे देता हूँ कंट्रोल एस, फाइल का नाम दे देते हैं temp1, क्या दे देते हैं, फाइल का नाम दे दिया मैंने temp1.py, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले तो आपको सेल्सियस एंटर करवाना, तो मैंने लिख दिया सेल्सियस में int इनपुट एंटर दी टेम्परेचर, क्या लिखा मैंने, एंटर दी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ऐसा लिख दिया कि टेम्परेचर एंटर करो इन डिग्री सेल्सियस, बराबर। अब जो आएगा मेरे को कैलकुलेट करना फ़ारेनहाइट, तो मैंने लिख दिया FAH 1.8 इंटू सी, लेकिन सी की जगह हमने वेरिएबल क्या लिया है, CL, तो क्या लिखेंगे, CL प्लस 32, हो गया। प्रिंट करा के देख लीजिए, लिख देंगे डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे आ गया, सॉरी फ़ारेनहाइट, क्या लिखेंगे, टेम्परेचर लिख देते हैं, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दूंगा FAH, क्या लिख दूंगा, FAH। समझना, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है 1.8 इंटू सी प्लस 32, तो फॉर्मूले में एक ही वेरिएबल है, तो एक वैल्यू हमने यूजर से एंटर करवा दी। मतलब इस प्रोग्राम को करने के लिए आपको 2 वेरिएबल चाहिए थे, एक तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए और एक आंसर स्टोर करने के लिए, तो करके आपने लिख दिया। अभी आप इसको रन करके देखिए। अब रन करते हुए ध्यान रखिए कि टेम्परेचर कुछ भी एंटर नहीं करना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मुझे याद है कि 25 डिग्री आप एंटर करोगे ना, तो उसका आउटपुट आना चाहिए 77, समझ में आ रहा है? तो आपको 25 ही एंटर करना है, क्योंकि उसके अलावा कोई और वैल्यू एंटर करोगे तो आपको कैलकुलेटर करके चेक करना पड़ेगा सही है या नहीं। तो मुझे याद है कि 25 का कितना आता है, 77, तो वो आप एंटर करके एक बार देख लीजिए। आ गया, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे temp1, आ गया, देखिए एंटर द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, आपने लिखा 25, देखिए क्या आ रहा है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट 77 आ रहा है, दैट मींस आवर प्रोग्राम इज करेक्ट। क्या हो गया, और प्रोग्राम इज करेक्ट। तो हमको क्या करना था, मैंने बोला कि यूजर, हम लोगों को क्या करना था, तो टेम्परेचर, हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर को हम मापने के 2 यूनिट है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो पहला एग्जांपल करना था, यूजर से टेम्परेचर एंटर करवाना था सेल्सियस में, उसको कन्वर्ट करना था फ़ारेनहाइट में। अब दूसरा एग्जांपल क्या करना है हमको, यूजर से टेम्परेचर एंटर करवाना है इन फ़ारेनहाइट और उसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला होगा, कौन बताएगा? -32 upon 1.8। देखिए कुछ लोग क्या करेंगे कि उसके लिए भी फॉर्मूला सर्च करने लग जाएंगे। जैसे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला था, तो लोग सोचेंगे फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का भी फॉर्मूला होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो कभी कभी फॉर्मूले खुद कैलकुलेट करने पड़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको ये देख रहे, जो आप देख रहे हो ना, वो एक तरह का क्या है, इक्वेशन है। क्या है ये, एक तरह का इक्वेशन है, या गुजराती हिंदी में हम लोग इसे कहे तो इसे हम लोग समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम लोग समीकरण कहते हैं। आ रहा है समझ में? तो मुझे क्या करना है, तो हर चीज का फॉर्मूला अवेलेबल नहीं होता है, कभी कभी बनाना भी पड़ता है। तो बात करते तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है, लेकिन फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला आएगा, तो देखिए एक समीकरण है। समीकरण का नियम कैसा होता है कि किसी भी चीज को आप लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लेकर जाए, किसी भी चीज को, मतलब किसी भी वैल्यू को अगर आप लेफ्ट से राइट लेकर जाएंगे, तो अगर उसका साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ध्यान रखिए नियम क्या है, समीकरण के अंदर, इक्वेशन के अंदर किसी भी चीज को आप लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लेके जाओगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है तो डिवीजन हो जाएगा, और डिवीजन है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये नियम याद रखना है। दूसरी चीज, आपको जिसको निकालना होता है, जो कैलकुलेट करना होता है, उसको अकेला करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अकेला बनाना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे यहाँ पे सी को कैलकुलेट करना है, तो सी को अकेला करना पड़ेगा। कैसे, देखिए सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, बराबर 32 राइट साइड में उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दूंगा। तो लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा तो वो प्लस से तो माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 1.8 इंटू सी हो गया। अब आपको क्या चाहिए, सी, तो आप क्या करेंगे, 1.8 को लेफ्ट साइड में डाल देंगे, तो वो मल्टीप्लीकेशन में है तो किस में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो f माइनस 32 बराबर डिवाइड बाय 1.8 इज इक्वल टू सी। अगर आपको राइट में सी नहीं लिखना तो लेफ्ट में लिख दीजिए, ये हो गया आपका फॉर्मूला।
C इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइड बाय 1.8। क्या बन गया? ये बन गया आपका फॉर्मूला। आ रहा है? तो इस फॉर्मूले को देखेंगे तो चलिए कोई बताएगा इस फॉर्मूले के अंदर कितने वेरिएबल का यूज हुआ है? एक ही वेरिएबल का। क्यों? 32 भी वैल्यू है, 1.8 भी वैल्यू, और सिर्फ एक ही वेरिएबल है एफ। समझ में आ रहा है? तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला है। क्या है? ये फॉर्मूला है, राइट। तो उसमें भी क्या है, हम एक नई फाइल बनाते हैं, राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, कंट्रोल एस, temp2.py। बराबर। मुझे यूजर से फ़ारेनहाइट एंटर करवाना है, तो आप क्या लिखेंगे? int input enter the temperature in Fahrenheit। ठीक है, क्या लिखा? एंटर द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है? सेल्सियस इज इक्वल टू एफ माइनस 32। एफ के लिए हमने क्या लिया यहाँ पे? एफ एच माइनस 32 और डिवाइड बाय 1.8। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप इस तरह से 1.8 लिखते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है। जब आप ऐसे 1.8 लिखेंगे तो पाइथन समझेगा कि आपने 32 बाय 1.8 लिखा है, लेकिन आपको रियल में पता होगा 1.8 दोनों के नीचे है, किसी एक के नीचे नहीं है। तो आपको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, जैसे आगे किया था हमने, यहाँ पे भी आपको राउंड ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, लाइक दिस। ये हो गया। अब आप इसको प्रिंट करके देखिए। प्रिंट कर देंगे आप, क्या लिखेंगे? प्रिंट, और यहाँ पे लिख देंगे सेल्सियस इज इक्वल टू, आ गया यहाँ पे CEL। अब ध्यान रखिए, पहले हमने 25 एंटर किया था तो 77 आउटपुट आया था। अब आपको क्या करना है? 77 एंटर करना है तो 25 आउटपुट आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो आपका प्रोग्राम करेक्ट है, अदरवाइज आपने कुछ गलती कर दी है। देखिए, एंटर द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो मैंने एंटर किया 77, तो देखिए क्या आ रहा है आंसर? 25 आ रहा है। दैट मीन्स आवर प्रोग्राम इज करेक्ट। तो इस तरह से आप यूजर से टेम्परेचर एंटर करवा के उसको आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हो और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कितने एग्जांपल देखे अभी तक हम लोगों ने? तो मार्कशीट, कोई भी मार्कशीट कैसे क्या बनानी है, ठीक है। मार्कशीट वाला एग्जांपल, सिंपल इंटरेस्ट, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर हमने टेम्परेचर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करके सीखा है। एक और एग्जांपल, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इससे एक लेवल अप चलते हैं ताकि और ज्यादा समझ में आए। देखिए, ये जो मैं एग्जांपल बताने वाला हूँ इसको ज्यादातर लोग रट्टा मार लेते हैं, बराबर, लेकिन उनको इसका कंसेप्ट पता नहीं होता है। तो इसको हमको पूरा डिटेल में समझना है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मान लीजिए कि मुझे यूजर से 2 वैल्यू एंटर करवानी है। मान लीजिए मुझे यूजर से 2 वैल्यू एंटर करवानी है। तो आप जानते हैं कि यूजर से आप 2 वैल्यू एंटर कराएंगे तो 2 वैल्यू स्टोर करने के लिए आपको कितने वेरिएबल चाहिए? 2। तो मान लीजिए कि मैंने यूजर से एक वैल्यू एंटर करा के ए में स्टोर कर दी, यूजर से दूसरी वैल्यू एंटर करा के किसमें स्टोर कर दी? बी में कर दी। समझ लीजिए मैंने क्या किया, यूजर से एक नंबर एंटर करवाया और उसको ए में स्टोर कर दिया है। दूसरा, यूजर से दूसरा नंबर एंटर करवाया, उसको मैंने बी में स्टोर कर दिया है। अब मुझे क्या करना है? ए और बी की वैल्यू को स्वैप करना है। मतलब मैंने यूजर से एक नंबर एंटर कराया, ए में स्टोर किया, दूसरा नंबर एंटर कराया, बी में स्टोर किया। अब मुझे क्या करना है? मैं चाहता हूँ कि ए की वैल्यू किस में आ जानी चाहिए? बी में, और बी की वैल्यू किस में आ जानी चाहिए? ए में। मतलब मैं क्या चाहता हूँ पता है? आउटपुट ऐसा हो जाना चाहिए कि ए की वैल्यू हो जानी चाहिए 20 और बी की वैल्यू हो जानी चाहिए 10, लाइक दिस। मतलब हम लोगों को क्या करना है? तो हम लोगों को करना है स्वैपिंग। क्या करना है? हम लोगों को यहाँ पे करना है स्वैपिंग, इस तरह का। आ रहा है समझ में? तो मुझे क्या करना है, मुझे यूजर से 2 वैल्यू एंटर करवानी थी, तो मैंने यूजर से एक नंबर एंटर करवाया ए के अंदर, दूसरा नंबर एंटर करवा दिया बी के अंदर। अब मुझे क्या करना है? ए की वैल्यू बी में डालनी है और बी की वैल्यू ए में डालनी है, मतलब इंटरचेंज करनी है वैल्यू, या फिर इसे हम लोग प्रोग्रामिंग कहते हैं, हमको स्वैपिंग करना है। क्या करना है? स्वैपिंग करना है। तो आपको नहीं पता हो तो बता दूं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्वैपिंग करने की 2 मेथड है। कौन सी? तो पहली मेथड तो होती है यूजिंग थर्ड वेरिएबल। कैसी होती है? पहली मेथड होती है यूजिंग थर्ड वेरिएबल, और दूसरी मेथड होती है स्वैपिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। के अंदर अब मुझे क्या करना है? ए की वैल्यू बी में डालनी है और बी की वैल्यू ए में डालनी है, मतलब मुझे स्वैपिंग करना है। तो स्वैपिंग करने के 2 तरीके हैं, मतलब 2 तरीके से आप स्वैपिंग कर सकते हैं। पहला यूजिंग थर्ड वेरिएबल और दूसरा विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो चलिए हम लोग यूजिंग थर्ड वेरिएबल पहले समझते हैं ताकि हमारे फंडामेंटल और क्लियर हो जाए। इसके लिए हमको चलना पड़ेगा पेंट में। चलिए, यूजिंग थर्ड वेरिएबल का क्या फंडा है, 5 मिनट के लिए हमको प्रोग्रामिंग को साइड में रख देना है और हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। मान लो कि मुझे क्या करना है, मान लो कि मैं एक जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे किसी का नाम ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे मान लो हर्ष, पटेल हर्ष दिख रहा है मुझे।
तो मान लीजिए कि हम लोग पटेल हर्ष के किचन में गए, समझना ये एग्जांपल उनको आएगा जिसको चाय बनाते आती हो। इट इज वेरी सिंपल एग्जांपल और टेक्निक एकदम इजी है, समझ लो। तो जिन लोगों को चाय बनाते आता है वो तो ये एग्जांपल सीख जाएंगे, लेकिन डोंट वरी जिसको नहीं आता है वो भी सीख जाएंगे। कैसे? तो मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पर हर्ष का नाम लिया, तो मान लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हर्ष के किचन में गए। कहाँ पे गए? हर्ष के किचन में हम लोग गए। तो जब हम लोग हर्ष के किचन में पहुंचे तो वहां पे 3 तपेली रखी हुई थी। कितनी? 3 तपेली रखी हुई थी, लाइक A, B और C। समझना, थोड़ी देर के लिए प्रोग्रामिंग भूल जाना है। तो मैंने क्या कहा, मान लीजिए कि हम लोग हर्ष के किचन में गए, तो हर्ष के किचन में हम लोग गए तो वहां पे 3 तपेली रखी हुई थी, A, B और C। 3 तपेली रखी हुई थी। जो A नाम की तपेली थी उसके अंदर क्या रखा हुआ था? तो उसके अंदर दूध रखा हुआ था। और जो B नाम की तपेली थी उसके अंदर क्या रखा हुआ था? पानी। और C नाम की तपेली खाली पड़ी हुई थी। समझना, हम लोग हर्ष के किचन में गए, तो जब आप हर्ष के किचन में गए तो आप वहां पे देखते हो कि वहां पे 3 तपेली रखी हुई है, A, B और C। A नाम की तपेली में दूध रखा हुआ है, B नाम की तपेली में पानी रखा हुआ है और C नाम की तपेली एकदम खाली है। अब हम लोगों को करना क्या है? तो हम लोगों को करना है कि जो A नाम की तपेली में दूध है ना, उसको A में से लेके मुझे B के अंदर डालना है। इसमें डालना है, B के अंदर डालना है। समझ में आया? हम लोग पटेल हर्ष के किचन में गए, वहां 3 तपेली रखी हुई है, A, B और C। राइट? जो A नाम की तपेली है उसके अंदर दूध रखा हुआ है, B नाम की तपेली है उसमें पानी रखा हुआ है और C नाम की तपेली है खाली। अब हमको करना क्या है? तो हमको जो ये तपेली में दूध रखा है ना, उसको A में से लेके B में डालना है। इसमें डालना है B में। और जो B में पानी है ना, उसको B में से लेके मुझे A में डालना है। मतलब मुझे ये करना है। क्या करना है? ये करना है। मुझे A नाम की तपेली में से दूध लेके उसको B नाम की तपेली में डालना है और B नाम की तपेली में पानी है उसको मुझे A नाम की तपेली में डालना है। तो चलिए कौन बताएगा क्या करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे? प्रोग्रामिंग को साइड में छोड़ देना, नियम को एक बार फिर समझ लीजिए। हम लोग मान लीजिए कि हर्ष के किचन में गए, वहां 3 तपेली रखी हुई है, A, B और C। A तपेली में दूध है, B तपेली में पानी और तीसरी तपेली खाली है। तो अब मुझे क्या करना है? जो दूध है ना उसको A में से लेके B में डालना है और जो पानी है उसको B में से लेके A में डालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन बताएगा? ए में जो दूध है उसे एक एक बोलिए, कोई भी एक बंदा। ए में जो दूध है उसे हम सी में ले लेंगे तो और सबसे फिर बी पहले वाला जो एक हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, ए में जो दूध रखा है ना, उस दूध को हम लोग क्या करेंगे? सी के अंदर डाल देंगे। मान लो मैंने ए में से दूध लिया और उसको किसमें डाल दिया? सी के अंदर डाल दिया। किसमें डाल दिया? सी में। राइट? तो क्या हो गया? ए वाली तपेली थी वो खाली हो गई। देखिए, ए वाली तपेली थी वो क्या हो गई? खाली हो गई। और जो सी वाली तपेली थी उसमें आ गया दूध। इसमें आ गया दूध। तो आपने किस तपेली में डाला है? सी में डाला है, तो लेफ्ट साइड सी लिखेंगे। और किस में से सी में डाला है आपने? ए में से, तो राइट साइड ए लिखेंगे। ध्यान रखिए, जिस तपेली में आप डाल रहे हो, जिस तपेली में आप डाल, भाई म्यूट रहिए। राइट? अब समझिए हम लोगों ने क्या किया, सिंपल सी बात। पहले मैंने हम लोग हर्ष के किचन में गए, वहां पे 3 तपेली रखी हुई है। पहली तपेली है ए जिसमें दूध रखा हुआ है, दूसरी तपेली है बी जिसमें पानी रखा हुआ है, तीसरी तपेली क्या है? खाली। तो आपने सबसे पहले क्या किया कि ए नाम की तपेली में से दूध लेके सी में डाल दिया। तो आपने क्या लिख दिया? सी हो गया। तो लेफ्ट साइड में आपने क्या लिख दिया? सबसे पहले सी में डाला है। और किस में से डाला? ए में से, तो राइट साइड में ए लिख देना है। अब क्या करेंगे हम लोग सेकंड में? बी वाला जो वाटर है उसे हम ए में ले लेंगे। ऑब्वियसली ये बी में जो पानी है ना उसको मैंने क्या करूंगा? ए में डाल दूंगा। किसमें डाल दूंगा? मान लीजिए बी में से पानी लेके मैंने ए में डाल दिया, लाइक दिस। ये दूसरा नंबर। तो पानी मैंने बी में से किसमें डाल दिया? ए में। तो बी तो हो गया खाली। क्या हो गया? बी तो हो गया खाली। और इसमें आ गया है पानी। देखिए यहाँ पे आ गया है, क्या आ गया है? पानी। राइट? बंदों को बोल बोल के थक गया, बी वाले इंजीनियरिंग में आ गए हैं, लेकिन इतने मूर्ख लोग हैं कि इतना चल रहा है सेशन तो भी म्यूट हो जाते हैं, अनम्यूट हो जाते हैं बिना पूछे। सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फिर रिवाइज करें। देखिए स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, काइंडली रिक्वेस्ट कि अपनी चैट बिना पूछे अनम्यूट मत करिए, तो हमारा सेशन डिस्टर्ब हो जाता है, दूसरों को भी बहुत आवाज सुनाई देती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोग हर्ष के किचन में गए, वहाँ 3 तपेली रखी हुई थी, ए, बी और सी। राइट? ए में दूध था, बी में पानी था और सी तपेली खाली थी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? ए में से दूध लेके सी में डाला। तो किस में डाला? सी में। तो आपने लिख दिया सी लेफ्ट साइड में। और किस में से डाला? ए, तो लिख दिया आपने राइट साइड में। फिर आपने क्या किया? बी में से पानी लेके ए में डाल दिया। तो किस में डाला है आपने? ए में डाला है। में डाला है ए में। और किस में से डाला है? बी में से। तो आप क्या लिखेंगे? बी।
अब आपके पास बचा लास्ट में दूध। इस दूध को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके मैं यहाँ पे डालूंगा, देखो ऐसे, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया खाली, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मिल्क, आ गया। तो आपने किसके अंदर डाला, अभी तो मैंने डाला है बी के अंदर, और किस में से डाला है, सी में से, तो अब मैं क्या लिख दूंगा, सी बराबर। तो देखिए आप देखोगे तो दूध और पानी स्वैप हो चुका है, लास्ट वाली तपेली खाली की खाली है, और ये आपका स्वैपिंग का लॉजिक बन गया। क्या बन गया, स्वैपिंग का। जिस तपेली में डाल रहे हो उसको लेफ्ट साइड में लिखना है, और जिसमें से डाल रहे हो उसको किसमें लिखना है, राइट साइड में लिखना है। किसमें लिखना है, राइट साइड में लिखना है। देखिए तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इसको आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया, मैं एक राइट क्लिक करूंगा, न्यू फाइल, कंट्रोल एस, फाइल का नाम दे देते हैं, स्वैपिंग है तो मैं क्या ले दूंगा, लिख दूंगा swap1.py, राइट। तो यूजर से 2 नंबर एंटर करवाने हैं, तो पहले तो हम लोग लिख देंगे INT इनपुट, तो क्या लिखेंगे, एंटर अ नंबर, क्या लिखेंगे, एंटर अ नंबर। तो यूजर से हमने एक नंबर एंटर कराया, ए में स्टोर कर दिया, आ गया। यूजर से दूसरा नंबर एंटर करा रहा, उसको मैंने किसमें स्टोर कर दिया, बी के अंदर। क्या किया मैंने, यूजर से एक नंबर एंटर करवाया, ए के अंदर स्टोर कर दिया है। यूजर से दूसरा नंबर एंटर करवाया, मैंने किसके अंदर स्टोर कर दिया, बी के अंदर कर दिया है। अब मुझे इनको स्वैपिंग करना है, क्या करना है, स्वैपिंग। तो स्वैपिंग का लॉजिक आप लिख दीजिए। स्वैपिंग का लॉजिक क्या था, यहाँ पे हमने लिखा, सॉरी क्या है, सी इक्वल टू ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, लिख देंगे सी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, और क्या लिख देंगे, बी इज इक्वल टू सी। ये आपका हो गया स्वैपिंग का लॉजिक। अब आप प्रिंट करा के देख लीजिए, ए और बी की वैल्यू चेंज हो गई होगी। आप लिख देंगे वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे आप, आ गया, प्रिंट वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू, आप लिख देंगे यहाँ पे बी, क्या लिख देंगे आप, यहाँ पे बी लिख देंगे। हो गया। देखिए अपने ए और बी की वैल्यू मैंने क्या कर दी है, प्रिंट करवा दी है। क्या करवा दी है, प्रिंट करवा दी है, ठीक है। चलिए रन करके देखते हैं, swap1, एंटर नंबर मैंने एंटर किया 10, ठीक है। एंटर नंबर मैंने एंटर किया 20। देखेंगे तो आप उन दोनों की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, स्वैप हो चुकी होगी। देखिए क्या हो गई है, स्वैप हो गई। चलिए एक और एंटर करता हूँ, मान लीजिए 30 और मैंने एंटर किया 25। देखिए अब क्या आएगा, 25 और 30। तो इस तरह से आप स्वैप कर सकते हैं। आपको लॉजिक याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जब भी आपको इस लॉजिक की जरूरत पड़े, बुक के ऊपर 3 तपेली बनाइए, दूध, पानी और खाली, ऑटोमेटिकली आपका लॉजिक बन जाएगा। अपने दिमाग पे जोर रट्टा मार के याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आसानी से आप 2 वैल्यू को स्वैप करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, वैल्यू को स्वैप करवा सकते हैं। बोलिए यहाँ तक किसी को नहीं पता चला हो तो, डाउट हो तो बताइए, डाउट है किसी को यहाँ तक, बोलिए। यहाँ तक अगर किसी को समझ में नहीं आया हो, डाउट हो तो बताइए। क्लियर, चलिए ओके। अब दूसरा एग्जांपल, मैंने क्या कहा, हमारा टास्क क्या था कि यूजर से आपको 2 नंबर एंटर करवाने हैं। तो यूजर से हमने एक नंबर एंटर कराया, ए में स्टोर किया, दूसरा नंबर एंटर कराया, बी में स्टोर कर दिया। अब मुझे क्या करना था, ए की वैल्यू बी में डालनी थी, बी की वैल्यू ए में डालनी थी, मतलब मुझे स्वैपिंग करना था। तो मैंने आपको बताया कि स्वैपिंग करने के 2 तरीके हैं, एक तो यूजिंग थर्ड वेरिएबल और दूसरा विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो यूजिंग थर्ड वेरिएबल तो लोगों को समझ में भी आ जाता है, लेकिन विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल लोगों को टफ पड़ता है या इतना समझ में नहीं आता है। तो उसका रीजन क्या है कि स्वैपिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल आपको तभी समझ में आएगा जब आपको एक कंसेप्ट पता हो, जिसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल ओवरराइड। क्या कहते हैं, कंसेप्ट। आपको एक कंसेप्ट पता होगा कि वेरिएबल ओवरराइड किसे कहते हैं, तभी आपको ये विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल वाला एग्जांपल आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। तो चलिए वेरिएबल ओवरराइड करना क्या होता है, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा a = 10, a = 30, a = 20, a = 5, a = 7 और a = 8, और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँ a को, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 8। समझ लीजिए। सेम नाम के वेरिएबल में जब आप वैल्यू स्टोर करते हो तो उसके अंदर ऑलवेज आपको लास्ट वैल्यू ही मिलती है। क्या मिलती है, लास्ट वैल्यू। इन शॉर्ट देखिए, जब प्रिंट ए लिखा ना, तो इसका मतलब कुछ लोग ऐसा समझेंगे कि प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए। क्या समझेंगे इसका मतलब, लोग प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी आप किसी वेरिएबल को प्रिंट करवाते हो, इसका मतलब ये है प्रिंट द लास्ट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। आपने जैसे ए लिखा तो प्रिंट द लास्ट वैल्यू ऑफ ए। लेकिन समझिए हमको क्यों समझ में नहीं आता, क्योंकि मान लो कि जब आप एक बार लेते हो, जैसे मैंने वेरिएबल में वैल्यू, आपने एक ही वैल्यू स्टोर की है, तो वही वैल्यू उसकी फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू होती है।
क्या होती है, वही उसकी फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू होती है, इसलिए हमको समझ में नहीं आता। तो वेरिएबल ओवरराइड करने का मतलब क्या है कि एक वेरिएबल में, सेम वेरिएबल में जब आप वैल्यू स्टोर करते जाएंगे तो उसमें जो लास्ट वैल्यू होगी ना वही आपको मिलेगी, राइट। मतलब आप किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करवाते हो तो ऑलवेज उसकी लास्ट वैल्यू ही प्रिंट होती है। इसका मतलब ही जैसे आपने लिखा प्रिंट ए, इसका मतलब हुआ कि प्रिंट करो ए की लास्ट वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे लिखूं प्रिंट बी, तो इसका मतलब हुआ कि प्रिंट करो बी की लास्ट वैल्यू। लेकिन जब वेरिएबल का एक ही बार यूज होता है तो वही उसकी फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू बोली जाती है। आ रहा है समझ में, इसलिए हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन जब इस तरह से एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं तब हमको पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो मैंने क्या बोला कि मुझे यूजर से 2 नंबर एंटर करवाने हैं। एक मान लीजिए मैंने ए में स्टोर किया, दूसरा बी में स्टोर कर दिया। अब मुझे क्या करना है, ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में डालना, स्वैपिंग करना है। तो उसके 2 तरीके थे। यूजिंग थर्ड वेरिएबल हमने सीख लिया। अब ये दूसरा क्या है, विथआउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो विथआउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल के लिए आपको ये वेरिएबल ओवरराइड पता होना चाहिए कि यानी कि जब भी आप सेम नाम के वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हो तो जब उसको प्रिंट कराओगे तो उसकी लास्ट वैल्यू ही प्रिंट होगी। ये आपको पता होना चाहिए, तभी ये एग्जांपल समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। चलिए तो अब इस एग्जांपल पे हम लोग वापस आ जाते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है कि आपको स्वैपिंग करना है, मतलब विथआउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल का यूज किए बिना। तो जब थर्ड वेरिएबल का यूज किए बिना करना है तो हमारा जो तपेली वाला लॉजिक है यहाँ पर नहीं चलेगा, राइट। तो यहाँ पे हमको दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो दूसरा लॉजिक कैसे लगाएंगे, तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में ऐसा है कि मान लीजिए कि हमारे पास 2 बंदे हैं। एक बंदे का नाम है अजय, ठीक है, और दूसरे बंदे का नाम है विजय। हमारे पास मान लीजिए 2 बंदे हैं, एक बंदे का नाम है अजय और दूसरे बंदे का नाम है विजय। और जो अजय है उसके पास मान लीजिए कि 50 रुपीज है। अजय के पास कितना रुपीज है, 50। जो विजय है उसके पास 100 रुपीज है, समझिएगा, ठीक है ऐसा सिंपल। तो मैंने क्या बोला समझना, मुझे क्या करना है, तो मुझे 2 वैल्यू, मैंने यूजर से एक नंबर एंटर करा ए में, दूसरा नंबर एंटर करा बी में, स्टोर कर दिया है। मुझे अब ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में डालना है, मतलब मुझे स्वैपिंग करना है, लेकिन थर्ड वेरिएबल को यूज किए बिना, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो इस एग्जाम्पल को करने के लिए पहली चीज तो वेरिएबल ओवरराइड पता होना चाहिए था, तो मैंने समझा दिया। अब उसके बाद इस एग्जाम्पल को करने के लिए देखिए हम लोग क्या है हमारे सामने एक एग्जाम्पल। तो मैंने कहा कि हमारे पास 2 बंदे हैं, एक है अजय जिसके पास 50 रुपए हैं और दूसरा बंदा है विजय जिसके पास 100 रुपीज है। तो मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि अजय के पास हो जाने चाहिए 100 और विजय के पास हो जाने चाहिए 50 रुपए। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, कौन बताएगा? समझे सभी लोग? अजय के पास है 50 रुपीज, ठीक है, और विजय के पास क्या है 100 रुपीज। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं चाहता हूं कि अजय के पास हो जाने चाहिए 100 रुपीज और विजय के पास हो जाने चाहिए 50 रुपीज। तो क्या करेंगे हम लोग? A plus B minus A। समझिए हम लोगों को क्या करना है, इसके लिए आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि कैसे करेंगे। समझिए, एक बंदा है अजय जिसके पास 50 रुपए है, दूसरा बंदा है विजय जिसके पास 100 रुपीज है। तो हम क्या चाहते हैं कि अजय के पास 50 है तो उसकी जगह 100 हो जाना चाहिए और विजय के पास हो जाना चाहिए 50। तो इस एग्जाम्पल को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लो सबसे पहली चीज तो हम लोग क्या करेंगे पता है, दोनों से वैल्यू ले लेंगे। मान लो अजय से मैंने ले लिया 50 और विजय से ले लिया मैंने 100। दोनों से हम लोग दोनों की वैल्यू ले लेंगे, तो 50 ले लिया और उसका सम कर देंगे। तो अजय से मैंने ले लिया 50 रुपए, विजय से ले लिया 100 रुपए और उसका मैंने सम कर दिया। तो सम किया तो क्या आ गया, टोटल आ गया 150, राइट। अब मैंने अजय को क्या बोला है, उसके बाद मैंने पहले अजय और विजय से दोनों से वैल्यू ले ली और उसका सम कर दिया। सम किया तो 150 आ गया। फिर मैंने अजय को बोला कि अजय इस टोटल में से आप अपनी वैल्यू माइनस कर दीजिए। तो अजय ने क्या किया, टोटल में से मैंने उसको बोला अपनी वैल्यू आप माइनस कर दीजिए। तो अजय ने टोटल मतलब 150 है कि नहीं, मैंने बोला अपनी वैल्यू माइनस कर दीजिए, तो अजय ने अपनी वैल्यू माइनस की 50, तो कितना बचा 100। सेम चीज मैंने विजय को बोला कि भाई विजय आप भी क्या करिए, टोटल में से अपनी वैल्यू माइनस कर दीजिए। तो उसने टोटल में से अपनी वैल्यू माइनस करी, तो कितना आ गया 50। सिंपल फंडा, 3 लाइन का कोड है। मैंने क्या कहा कि मैंने पहले दोनों से, अजय के पास 50 थे विजय के पास 100 थे, तो दोनों की वैल्यू ले ली और सम कर दिया। फिर मैंने बोला दोनों की वैल्यू सम कर दी और फिर मैंने अजय को बोला अपनी वैल्यू माइनस कर दे। तो अजय जब अपनी वैल्यू माइनस कर देगा तो विजय की वैल्यू ही बचेगी ना। और विजय को बोला तू अपनी वैल्यू माइनस कर दे, तो विजय जब अपनी वैल्यू माइनस करेगा तो अजय की वैल्यू बचेगी। किसकी वैल्यू बचेगी, अजय की। तो इस तरह से 3 लाइन के अंदर हम लोग ये कोड कर सकते हैं। पहले दोनों वैल्यू का सम करना है, क्या करना है, अभी प्रैक्टिकल जब सबलाइन में करूंगा तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास एक बंदा अजय है जिसके पास 50 रुपए है, विजय है जिसके पास 100 रुपए है। हमको क्या करना है, हम चाहते हैं कि अजय के पास हो जाने चाहिए 100 रुपए और विजय के पास हो जाने चाहिए 50 रुपए। तो उसके लिए क्या किया, हम लोगों ने पहले दोनों से वैल्यू ली और सम कर दिया, ठीक है। फिर मैंने बोला अजय इसमें से तू अपनी वैल्यू माइनस कर, तो अजय अपनी वैल्यू माइनस करेगा तो विजय की वैल्यू ही बचेगी।
कि जो टोटल था उसमें से फिर मैंने बोला विजय आप अपनी वैल्यू माइनस कर दीजिए, तो विजय अपनी वैल्यू माइनस करेगा तो अजय की बचेगी। तो इस तरह से 3 लाइन के कोड में आपके स्वैपिंग का लॉजिक हो जाएगा। चलिए एग्जांपल के तौर पे करके देखते हैं ताकि आपका फंडा और क्लियर हो जाए। swap2.py, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर आया, अभी मैं समझने के लिए खाली वैल्यू ले लेता हूँ, बाद में यूजर से एंटर कराऊंगा। मैंने लिखा a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे 2 वैल्यू स्टोर करनी थी, तो मैंने मान लीजिए कि एक नंबर 10 एंटर करा के a में स्टोर कर दिया और 20 b में स्टोर कर दिया, 2 वैल्यू स्टोर कर दी। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहली चीज तो मुझे 10 और 20 का सम करना है। तो 10 और 20 का सम करूंगा तो क्या आएगा, 10 प्लस 20 करूंगा तो क्या आएगा। मुझे यूजर से 2 वैल्यू एंटर करवानी थी। मान लीजिए कि आपने एक एंटर करा के ए में स्टोर कर दिया 10, दूसरी वैल्यू एंटर करा 20 किस में स्टोर कर दिया, बी में। अब मुझे क्या करना है, 10 और 20 का सम करना। तो 10 प्लस 20 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 30। 30 मतलब नई वैल्यू, और नई वैल्यू मतलब नया वेरिएबल, तो आपको नया वेरिएबल लेना पड़ेगा। बट प्रोग्राम में उन्होंने क्या किया है, विथआउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, आपको थर्ड वेरिएबल नहीं लेना है। समझ में आया। यूजर से मैंने एक नंबर एंटर कराया, ए में स्टोर कर दिया, मान लो 10। यूजर से दूसरा नंबर एंटर कराया मैंने, बी में स्टोर कर दिया। अब मुझे इन दोनों वैल्यू का सम करना है। तो जब 10 प्लस में 20 करूंगा तो 30 आएगा। 30 मतलब नई वैल्यू, तो उसने बोला कि नई वैल्यू मतलब नया वेरिएबल, लेकिन प्रोग्राम में लिखा गया है कि आपको नया वेरिएबल नहीं लेना है, थर्ड वेरिएबल आप नहीं ले सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम थर्ड वेरिएबल नहीं ले सकते, तो इन ए और बी में से ही कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा। ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, ए ले लिया, और ए में 10 प्लस 20 लिखना था, तो मैंने क्या लिख दिया, ए प्लस बी, राइट। क्या लिख दिया, ए प्लस बी। चलिए अभी मैं प्रिंट कर रहा हूँ ए को, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, चलिए वैल्यू क्या मिलेगी, कौन बताएगा। 30। ऑब्वियसली बात है, समझो। अभी जब आप यहाँ पे इस एग्जांपल को क्लियर, यहाँ पे मैंने किया swap2.py, जब आप रन करेंगे तो 30, तो लोग याद करना मैंने प्रिंट ए लिखा है, मतलब ए की लास्ट वैल्यू। देखो पहले 10 था, अगर इस लाइन को मैं यहाँ ऊपर लिखता ना यहाँ पे, तो मुझे मिलता 10। क्या मिलता, देखिए अभी आप रन करके देखेंगे तो 10 मिलेगा। देखो ऊपर, क्यों, क्योंकि इस लाइन से यहाँ पे आपने प्रिंट ए करवाया, तो इसके पहले ए की लास्ट वैल्यू क्या थी, 10। लेकिन जब आप ये प्रिंट करवाते तो इसके पहले ए की लास्ट वैल्यू क्या है, 30 दिख रहा है। कैसे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे, हैज ए इक्वल टू ए प्लस बी है, मतलब 10 प्लस 20 मतलब क्या हो गया, 30। तो जब आप इस लाइन के नीचे प्रिंट कराएंगे ना ए को, तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 30 मिलेगी। देखिए ऐसा, आपने यूजर से एक नंबर एंटर करा, ए में स्टोर कर दिया, दूसरा नंबर एंटर करा, बी में स्टोर कर दिया। मुझे दोनों वैल्यू का सम करना था, दोनों वैल्यू का सम किया तो नई वैल्यू आई। नई वैल्यू मतलब नया वेरिएबल, लेकिन प्रोग्राम में बोला गया कि नया वेरिएबल नहीं लेना है। तो आपने क्या कर लिया, दोनों में से ए या बी में से कोई यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ए में ले लिया, मतलब टोटल ए में स्टोर कर दिया। अगर आपने ए में स्टोर किया है तो सबसे पहले बी की वैल्यू माइनस करिए, अगर आपने बी में स्टोर किया है तो सबसे पहले ए की वैल्यू माइनस करिए। तो मैंने ए में स्टोर किया इसलिए बी की वैल्यू माइनस करूंगा, तो क्या लिखूंगा, बी इज इक्वल टू टोटल। तो टोटल हमारा किसके अंदर है, ए है, और उसमें से अपनी वैल्यू माइनस करनी है। तो देखिए क्या हो जाएगा, हो गया यहाँ पे, तो आ जाएगा बी इज इक्वल टू ए मतलब 30, और बी की तो वही लास्ट वैल्यू है 20। तो आप देखेंगे तो उसको मिल गया 10। क्या मिल गया, 10 आ रहा है। उसी तरह से अब तीसरा आ गया, अब मुझे फिर ए की वैल्यू माइनस करनी है, तो ए इज इक्वल टू लिखा टोटल, तो टोटल किसमें है, ए। लेकिन ए माइनस आप ये नहीं लिख सकते, ए माइनस ए लिखोगे तो 30 माइनस 30 जीरो हो जाएगा। तो ए की जो फर्स्ट वैल्यू थी वो माइनस करना था, मतलब मुझे 10 माइनस करना है। तो आप देखोगे जो नया बी आया है ना, उसकी वैल्यू 10 है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, ए नहीं लिख सकते। तो देखिए आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, हैज ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू कितनी है, सॉरी ए की वैल्यू है 30, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, लास्ट वैल्यू 10, तो कितना हो जाएगा 20। देखिए तो ये 3 लाइन का कोड था, इस तरह से आप स्वैप करा सकते हैं। ये था आपका स्वैपिंग का लॉजिक। क्या हो गया, स्वैपिंग का लॉजिक। लेकिन लोग इसको रट्टा मार देते हैं, ए इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस, ऐसा याद नहीं रखना है। आप समझिए कि आपको क्या करना है, समझ में आया। तो स्वैपिंग का लॉजिक सिंपल, पहले दोनों वैल्यू का सम कर देना है। अब दोनों वैल्यू का सम करोगे तो नई वैल्यू आएगी, थर्ड वेरिएबल चाहिए, तो थर्ड वेरिएबल लेने का मना किया तो ए और बी में से लेना पड़ेगा। मान लीजिए आपने ए में स्टोर किया, तो सबसे पहले बी की वैल्यू माइनस करिए, बी की वैल्यू माइनस कर दी, फिर ए की वैल्यू माइनस करनी है, लेकिन ए माइनस ए लिखूंगा तो जीरो हो जाएगा, इसलिए जो बी की लास्ट वैल्यू आई है वो माइनस करेंगे। हो गया ये, बस इसके बाद आप इसे प्रिंट करा सकते हैं। देखिए प्रिंट कर ये यहाँ पे लिखना ना पड़े, देखिए हो गया। आपको वैल्यू एंटर करवानी है, तो आप अब स्टैटिक समझने के लिए लिया था ताकि समझ में आए, तो वैल्यू एंटर करा दीजिए। ये हो गया आपका प्रोग्राम। अभी आप इसको रन करके देख सकते हैं। देखिए एंटर नंबर, मान लीजिए मैंने एंटर किया 10 और यहाँ पे एंटर किया 20। देखिए तो अब क्या आएगा, 20 एंड 10। देखिए अब मैं एंटर करूंगा मान लीजिए 30
40, तो देखिए क्या आएगा 40 और 30। सिंपल फंडा था। तो इस तरह से आप स्वैपिंग कर सकते हैं। दो मेथड है आपके पास, आप एक तो यूजिंग थर्ड वेरिएबल और दूसरी मेथड है विथआउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। आया समझ में? तो इस तरह से आप स्वैपिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस तरह से आप स्वैपिंग कर सकते हैं। आया? यहां तक अगर किसी को समझ में नहीं आया हो, कोई भी क्वेरी हो तो बताइए। तो आज के सेशन में हम लोगों ने कौन कौन से एग्जाम्पल किए? तो आज के सेशन में हम लोगों ने एक स्टूडेंट से 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करवाए, उसका टोटल मार्क्स और परसेंटेज निकाला। फिर हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, फिर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट किया। फिर हम लोगों ने क्या किया? टेम्परेचर को सेल्सियस को फेरेनहाइट और फेरेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट किया। फिर हम लोगों ने स्वैपिंग किया, राइट? स्वैपिंग विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल भी सीखा, यूजिंग थर्ड वेरिएबल भी सीख लिया है। अगर किसी को यहाँ तक समझ में नहीं आया हो या कोई क्वेरी हो तो बताइए। सर एक बार सेल्सियस वाला